ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ाई करी थी बेटा लास्ट क्लास में? आर्यांश आप ऑनलाइन हो बेटे? यस सर। आप क्यों नहीं आ रहे आजकल? सर गाजियाबाद में। है बेटे? सर मैं गाजियाबाद में। बात होगा बच्चे। और एक चीज और, आज है वेंसडे है ना, फ्राइडे क्लास नहीं है बेटे। कोई इशू तो नहीं? ओके। मैंने क्या पढ़ा था आपको लास्ट क्लास में? अच्छा, कुछ बड़े से बातें बताई थी, फ्रैक्शन वाली बात। मजा आया था? ओके, शुरू करते हैं। कुछ चीजें करवा रहा हूँ मैं आपको। तो हल्का हल्का स्टार्ट किया था मैंने। जैसे मैंने कहा था 17 को अगर मान लेते हैं, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 by the 15 remainder is 2। ठीक है बच्चे? we can write 17 as 3 into 5 plus 2। ठीक है? इसे मैंने बोला अगर मैं 1 को 20 से डिवाइड करता हूँ, if q is the quotient and r is the remainder, we can write a is equal to bq plus r। जो रिमाइंडर r है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, मगर लेस देन b होगा। ठीक है? इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो है भले ही आपके सिलेबस से हट चुके हैं, जो जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको एसए वर्जन की उस वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आपको एक चीज हेल्प करेगी। ठीक है बेटे? तो वही कहना चाह रहा हूँ, अगर a को मैंने b से डिवाइड किया, तो द क्वोशिएंट r इज द रिमाइंडर, देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू b इनटू q प्लस r। इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है बेटे? तो मुझे हल्का सा सिखाने के लिए कहना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं, अगर मैंने किसी भी नंबर a को लेट्स से अगर 2 से डिवाइड किया, q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2 इनटू q प्लस r। जो रिमाइंडर r होगा वो 0 से छोटा होगा, मगर 2 से 0 से बड़ा या बराबर होगा, मगर 2 से छोटा होगा। या तो कोई भी शिकायत? ठीक है? तो इसका मतलब क्या, r की वैल्यू या तो 0 होगी या r की वैल्यू 1 होगी। r की वैल्यू अगर 0 होगी तो a किसके बराबर हो गया? 2q के बराबर। r की वैल्यू अगर 1 होगी तो a किसके बराबर हो गया? 2q प्लस 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, 2q का मतलब इवन होगा या ऑड होगा, 2q प्लस 1 का मतलब ऑड होगा। ये कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, या तो उसमें इवन होगा या इवन होगा या ऑड होगा। ये सबको समझ में आया? यस। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे होते हैं बेटे। ये सारे नंबर जो है 2q की फॉर्म में आ रहे हैं। ये सारे जो नंबर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। ये समझ में आया बेटे? आ रहे हैं? कोई शिकायत? नो सर। ऐसे भी बोला जाऊंगा, ये अगर कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ, q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, वी कैन राइट a एज 3 into q प्लस r। ये सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, हाँ ना? हाँ ना? क्लास में हो बेटे? किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3 into q प्लस r। इसका मतलब है r की वैल्यू तो 0 आएगी, r की वैल्यू 1 आएगी, या r की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास। उसका मतलब 1 इसके बराबर आ जाएगा, 3q के बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ये समझ आया बेटे? कोई भी शिकायत नहीं बच्चे को? इसका खास बात क्या है, आप कोई भी नंबर लिखो, लेट्स से मैं लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ आ रहा है बेटे? नहीं, यदि कोई भी नंबर है तो 3q की फॉर्म में होगा, या वो 3q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या वो 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगा, है ना? उसका मतलब लिख सकता हूँ कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है बेटे? एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपके लिए। एक टर्म होती है रेसिड्यू क्लास। रेसिड्यू क्लास, ये सारे नंबर जो एक ही ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहे हैं, ये एक रेसिड्यू क्लास हो जाएगी। केवल एक ही रेसिड्यू का मतलब नहीं बच गया। ठीक है ना?
एक रेसिड्यू क्लास मतलब एक ही जैसी क्लास है, यानी वो सारे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करूंगा वो सारे सारे इस क्लास में आएंगे। मान लेते बॉक्स है मेरे पास, नंबर है स्पेस में कहीं भी चल रहे हैं, जो 3 के मल्टीपल थे वो सारे इस वाले कॉलम में जाएंगे। वो सारे नंबर जिसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर बना रहेगा तो वो इस वाले कॉलम में जाएंगे। वो सारे नंबर जिसको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर को आएगा तो वो सारे सारे इस वाले कॉलम में जाएंगे। आप कोई भी नंबर उठाओ, यहाँ डालोगे या तो वो इसमें जाएगा या वो इसमें जाएगा या वो उसमें जाएगा, इसे बाहर तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये सो ना बेटे, आप कोई भी नंबर उठाओ, अगर मैंने एक कॉलम डाल दिया बहुत सारे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0, तो वो ये वाले नंबर आ जाएंगे। थ्री क्यू प्लस वन का मतलब क्या है, वो सारे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1, वो सारे नंबर जिनको 3 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2, तो ये थ्री क्यू प्लस 2 आ जाएगा। तो इस बुकलेट के अलावा एक बुकलेट मुझे आपको और देनी है, चलो क्यों ये बोल देता हूँ, वो प्रैक्टिस शीट है, वो प्रैक्टिस बुकलेट अलग है, ठीक है। आपने दे दी, तो आपको दे दी, आप रख लो, आप रख लो, बच्चे जब आएंगे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप भी कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे। रिया कोई शिकायत, अर्नब, आदित्य कोई दिक्कत बेटे। एक बुकलेट और है हमारी, इसमें बच्चों को हम लोग जो है प्रैक्टिस शीट अलग से देंगे, मोटी सी किताब है ये, नजर आ रही होगी, ये अलग से, इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस शीट के ये क्वेश्चन हैं सीबीएसई वाले। मेरी वाली जो बुकलेट है उसमें हम लोग आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव वाला लेवल में आपको नजर आएगा, इसको थोड़ा अच्छे वाला मैथमेटिक्स पढ़ना है, एक लेवल अगर ऊपर पढ़ना है तो वो मेरी वाली बुकलेट रहेगी, वो आईटी मैथमेटिक्स वाली बुकलेट है। इसको अभी सीबीएसई वाला पढ़ना है, स्कूल के पेपर आराम से हो जाए, हमारे प्री बोर्ड में फुल मार्क्स आ जाए तो वो प्रैक्टिस बुकलेट वो भी करेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सबका सवाल में आएगा बेटे, चलो ये हटा दो। तो ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी भी नंबर को लेट से अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, if q is the quotient and r is the remainder, we can write a is equal to 4q plus r, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, वो 4 से छोटा होगा, है ना। इसका मतलब कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा या रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो एक इसके बराबर आएगा बेटे, 4q के बराबर, ठीक है बच्चे। रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो एक इसके बराबर आ जाएगा, 4q प्लस 1। रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो एक इसके बराबर हो गया, 4q प्लस 2, ये हो जाएगा 4q प्लस 3। सबका समझ में आया, इसे भी रेसिड्यू क्लासेस कहेंगे। Every positive integer can be of the form 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ आ रहा है बेटे नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19, आप कोई भी नंबर बोलो, इन चारों में से किसी ना किसी कॉलम में पक्का जाएगा वो, तो 1 2 3 के बारे में बात करते हो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटे। यानी कि ये जो नंबर है ये 4q की फॉर्म में आ गए हमारे पास सारे के सारे, ये सारे नंबर 4q प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएंगे। 4q प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, ये ऐसा नंबर हो जाएगा जिसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, ये वाले को 4q प्लस 3, समझ आ रहा है बेटे। ये एक ऐसा नंबर होंगे जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को, समझ आ रही है, इसे कहते हैं रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। चीजें तो वैसे बहुत सारी है पढ़ाने की भी, मतलब ठीक है, ये हटा दूं, जो अभी आपके काम की चीजें हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा ये हल्का सा आइडिया था, एक अच्छा क्वेश्चन करा दूं ताकि हल्का सा फील आए क्या करना है हमारे को। एक हल्का सा क्वेश्चन से बता देता हूँ, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive
integers with always even. जब प्रूव करना है कि किसी में दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा इवन आएगा, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट है, मुझे प्रूफ कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है, n into n plus 1। अगर n कोई भी इंटीजर है तो n plus 1 नया नंबर हो जाएगा उसका नेक्स्ट नंबर। मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इवन का मतलब पूरा मल्टीपल आएगा। फॉर एग्जांपल 4 into 5 20 आ गया, इवन आ गया नहीं। अगर 5 into 6 करूंगा 30 आ गया, इवन इवन आ गया। 6 into 7 करूंगा तो 42 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा ये नहीं है बताओ। ये किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इवन रहेगा, ये तो मुझे प्रूव करना है। ये मैंने आपको सर एग्जांपल से इसको prove सिर्फ किया। एग्जाम्पल से नहीं कर सकते? नहीं एग्जांपल से नहीं करेंगे, एग्जांपल से जो कर रहे हो उसे कहते हैं वेरिफिकेशन, कि आपने वेरीफाई किया मगर प्रूफ नहीं किया, ठीक है बेटे। अगर आपने x की वैल्यू 4 डाल दी, 5 डाल दी, 6 डाल दी, 7 डाल दी तो वेरिफिकेशन कॉल कि रिजल्ट नॉट ट्रू हो रहा है, इनका प्रूफ नहीं होगा, ठीक है बेटे। ठीक है आर्यन, यस सर। अब मैं कहना चाहता हूँ since any positive integer is of the form 2q और 2q प्लस 1, हमने क्या था ये कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। आप लोग देख रहे हो जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था एन या तो इवन है पहले वाला नंबर है तो इवन होगा, ये इवन है तो इवन का इनटू को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आ जाएगा। अगर पहले वाला नंबर ही अगर ऑड हुआ तो इसका मतलब अगला वाला नंबर इवन बन जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन से आप जो वैल्यू डाली उससे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल गई, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। उसका मतलब क्या है आपको मालूम है, रेसिड्यू क्लासेस वाले जब बात करेंगे मैंने क्या कहा था, कोई भी जो नंबर है तो इवन होगा या ऑड होगा, कि पहला वाला नंबर इवन होगा या ऑड होगा। अगर पहला वाला नंबर अगर इवन है, इवन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इवन हो गया। पहला वाला नंबर अगर ऑड है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है, ऑड के बाद वाला नंबर इवन आएगा, ऑड इनटू इवन फिर इवन हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। 2q का मतलब इवन हो गया, पहला केस लेते हैं हम, लेट n इज इक्वल टू 2q, ठीक है बेटे। n इनटू n प्लस 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 2q इनटू 2q प्लस 1, ठीक है। 2 इनटू समथिंग हो गया, q पे तो पॉजिटिव इंटीजर है ना बेटे, ये सारे मिलकर के कुछ तो बन जाएगा, तो 2 इनटू समथिंग हो गई 2 यानी कि इवन आ गया बेटे। 10 इनटू n प्लस 1 का मतलब है 2 इनटू q इनटू 2q प्लस 1, q भी तो इंटीजर है ना बेटे, 2 इनका मल्टीपल अगर आ गया इवन हो गया तो सर कौन सा ये हो गया 2 into क्या लिखा? क्या बेटे। सर 2 multiplied by। यहाँ लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू q इनटू 2q प्लस 1, ठीक है। स्कोर को मैंने m मान लिया, 2 इनटू समथिंग आएगा ना बेटे, ओके सर। q इंटीजर है 2q प्लस 1 भी इंटीजर है तो उसमें उसको आएगा तो मैंने m मान लिया, ठीक है। ये नहीं n इनटू n प्लस 1, m अगर 2q अगर है तो n प्लस 1 कितना आ जाएगा 2q प्लस 1, समझ आया, ठीक है। हो जाएगा वापस 2 इनटू m हो गया इवन हो गया, ठीक है। ऐसे केस टू इफ n इज इक्वल टू 2q प्लस 1, पहला नंबर अगर ऑड आ गया हमारे पास n इनटू n प्लस 1 का मतलब क्या आएगा 2q प्लस 1, n की वैल्यू डाल दी बेटे मैंने यहाँ पे 2q प्लस 1 प्लस 1। ये चीजें सिलेबस में नहीं है मगर मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है इससे बच्चे के लिए, तो अब तक आपने कर रखा होगा तो आपको वो चीजें वहां पर कनेक्शन में समझ में आएगी, इसलिए कर रहा हूँ 5-10 मिनट लगा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताकि आपको पता हो कि 2q प्लस 1 क्या होता है, 3q प्लस 1 3q प्लस 1 क्या होता है। तो सीबीएसई ना हर एक लाख और का तो ऊपर बढ़ा रही है यार सिलेबस को वो कर तो मैं आपका तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा होगा तो आपको पेपर के दौरान कंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। ठीक है दिस इज 2q प्लस 1, दिस 2q प्लस 2 हो गया बेटा, ये 2q प्लस 2 हो गया, समझ आ रहा है। दिस 2q प्लस 1
इंटू टू का बोलने लेते हैं केवल क्यू प्लस वन आ जाएगी। हाँ, तो कैसे भी लिख रहा हूँ तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। ठीक है बच्चों, हो गया मैंने टू बाहर लिख लिया, टू इंटू टू क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन हो गया। इस पूरे को कोई ना कोई एम मान लो। ठीक है बच्चों, एम इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन। ठीक है बेटे, ये भी टू का मल्टीपल आ गया। मैंने वही काम किया कि पहले वाला नंबर अगर इवन था तो इवन इंटू और देना आपको दिखा, इवन इंटू और देना इवन। सेकंड केस मैंने क्या लिखा, पहले वाला नंबर अगर ओड है, ये वाला अगर ओड था तो ये वाला इवन बन गया था। आप वो देख रहे हो, पहला वाला अगर 5 था तो नेक्स्ट नंबर इवन बन गया था। वही काम मैंने यहाँ पर किया कि पहला नंबर अगर ओड है 2q प्लस 1 नंबर है तो इवन बन जाएगा, 2q प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू q प्लस 1 आ जाएगा। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करो आएगा तो इवन ही। सर ये तो वो इसमें जो पहला वाला 2q+1 है उसमें 1 को कॉमन, अच्छा नहीं, ठीक। पूरा पूरा कोई तो नंबर होगा ना बेटे, जैसे 5 यस पूरा सर, का पूरा यस। है। जैसे 5 इंटू 6 वैसे मेरे पास है, 5 इंटू 6 मैंने लिख दिया, 5 इंटू 2 इंटू 3 समझ आया। ये वाला इवन था ना तो इवन में से 2 बाहर ले लिया, अब 2 का ऐसे लिख दिया मैंने, 2 इंटू 5 इंटू 3 यानी 2 इंटू 15 ही कहना चाह रहा हूँ। 2 का मल्टीपल तो आ गया ना बेटे, जैसे 5 इंटू 6 अगर मेरे पास था, 5 को मैंने वैसे का वैसे रखा, 6 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा। 2 का कोई ना कोई मल्टीपल हो गया, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल है वो हमेशा इवन रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। समझ आया। नोट कर लो प्लीज, ये वाला हटा दो। हो जाए तो बता दीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, नाम सुना है इसका या नहीं? किसे कहते हैं? आपको सेक्शन बोलने का मतलब मेरा एक्सेल 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 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कहते हैं हमारे पास एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as a product of different primes apart from the order in which they occur. तो ये कहते हैं कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइम्स एक्सप्रेस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच दे occur. फॉर एग्जांपल 24 अगर मेरे पास है, 24 की प्राइम फैक्टर्स की होगी 2 into 2 into 2 into 3। बच्चों मेरे साथ साथ चल रहे हैं पीछे बताओ, ठीक है कहां तक नोट किया बेटे? ये कहां तक नोट किया बेटे? या है अभी बच्चे? केस सेकंड नोट कर रही थी अभी। अच्छा चलो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ओके कोई बात नहीं, करो उसके बेटे, एंडिंग में थी। कोई बात नहीं, कर लो आराम से। आरव दीपन आपने कहा था किया बेटे? तो आपके साथ ही हूँ। अच्छा आदित्य तो सर ये लिख लिया फंडामेंटल थ्योरी 24 इज इक्वल टू देखो आराम से, कोई नहीं। हो जाए तो बता देना बेटे। हो गया? आर्यांश क्या सर? नोट कर लिया? सर अभी लास्ट रह रही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करना। देखो every composite number can be uniquely expressed as a product of different primes apart from the order in which they occur.
बोलो 24 कैसे लिख सकते हैं? ये ऐसे लिखेंगे, देखिए देखिए ये ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं? मुझे क्या लिखा? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर, इसके जो फैक्टर्स हैं वो यही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी 7 आ जाए, कभी 11 आ जाए, कभी 13 आ जाए। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 4 लिया रहा है तो आप कोशिश कर लो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 4 से ही रहेगा। यानी 24 की अगर मैं पावर 2 भी कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं, तो सभी के इसका स्क्वायर हो जाएगा उस केस में। तो अगर प्राइम फैक्टर तो यही रहेंगे ना, 2 और 3 ही रहेंगे। अगर मैं लेट्स से इसको क्यूब कर देता हूँ तब भी तो प्राइम फैक्टर से यही रहेंगे। 24 की पावर अगर मैं n भी कर दूं, जितने मैं पावर देता हूँ, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर तो वही रहेंगे 2 और 3। बेशक 2 और 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस रहेगा ना, उसको करिए बेटे। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं बताओ? सही है सर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया तो बताइएगा मुझे। बोलो बच्चों, क्लियर? प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0। अरे नोट कर लिया? सर हाँ जी बेटे। सर वैसे तो इसके प्रूफ में वो बोलते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तो ऐसा ही हो गया ना कि वो 0 से एंड होना चाहिए। शाबाश। देखिए सिंस 4 raised to power n is equal to 2 into 2 raised to power n, ठीक है, एंड फॉर नंबर n with the digit 0, for a number to end with the digit 0, it must have 2 and 5 as its prime factors। समझ आए? मैंने देखा कोई भी नंबर जो 0 पे खत्म हो रहा है, इन 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल का मतलब क्या? 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। यस और नो? मैंने कहा फॉर अ नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, it must have 2 and 5 as its prime factors, but by the uniqueness of, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 is for n are unique, ठीक है, it is 2 only, thus there is no natural number n exists for which 4 is for n has 5 as its prime factor।
then there is no natural number n exists for which 4 raised to power n has 5 as its prime factor. Thus 4 raised to n cannot ends with the feature 0 for any natural number n. फोकस बोल में बेटे तो सामने क्वेश्चन आता ही वाला था कि प्रूव करो prove that there is no natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. ठीक है नोट हो जाए तो बता दीजिएगा सर नंबर एंड जीरोस भी इस पर डिपेंड करेंगे ना कि जितनी बार 2 and 5 रिपीट होंगे पेयर में। दोबारा बोलो बेटे सर नंबर ऑफ जीरोस भी तभी होगे ना जितने बार ऑब्वियसली क्योंकि कितनी पावर है 5 की कितनी पावर है दोनों में से इसकी पावर कम होगी उसके अंदर नंबर वो 0 डालेंगे बेटे ठीक है बेटे समझ आया आपको मालूम है आदित्य ने क्या क्वेश्चन पूछा कि नहीं आदित्य ये कहना चाह रहा है ये बात ना नहीं सब उधर है क्लास के लिए कोई इम्पोर्टेंट काम है स्क्रीन नजर आ रही है बेटे जो स्क्रीन नजर आ रही है पढ़ना पड़ेगा आदित्य ने ये क्वेश्चन पूछा कि कोई भी नंबर अगर है लेट्स से हमारे पास n इसकी प्राइम फैक्टर थी 2 की पावर 3 5 की पावर 7 तो कोई भी प्राइम नंबर अगर आ गया मतलब 7 आ गया 11 आ गया कुछ भी आ गया नंबर ऑफ जीरोस के बारे में अगर बात करें इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं कितने होंगे मतलब बता दूं नंबर ऑफ जीरो में से देख 10 होगा 100 होगा कोई भी नंबर अगर 10 पे खत्म हो रहा है तो उसका मतलब 2 into 5 हो गए उसके अंदर एक जीरो है कोई भी किसी भी नंबर के अंदर 2 जीरो हैं उसका मतलब क्या हो गया 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होना चाहिए 10 का स्क्वायर हो गया ना मतलब 10 का स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर होना चाहिए इसमें नंबर पे लेट्स से 3 जीरो लगा रही है उसकी प्राइम फैक्टर में 2 into 5 का होल क्यूब हो जाएगा इतना आंसर समझ आएगा क्या है ऐसे क्वेश्चन में ये जो दे रखा है इसको लिख सकता हूं 2 क्यूब into 5 क्यूब 5 की पावर 4 7 into 11 कितना मर्जी लिख सकते हैं 10 3 कैसा बन रहा है इनसे बन रहा है यस और नो 5 भले एक्स्ट्रा आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा 10 की पावर 3 बन जाएगा आया ना और किसी से तो जीरो बनेगा नहीं इट हैज 3 zeros यदि कि मैं देना चाह रहा हूं कोई भी नंबर अगर n है 2 की पावर 3 5 की पावर 7 into something था इसमें 3 जीरोस होंगे 3 कहां से आया 3 इज द मिनिमम ऑफ 3 and 7 फिर 2 की पावर और 5 की पावर में से जो कम होगा उतना नंबर जीरो डालेंगे क्योंकि 2 की पावर 3 है तो उसका मतलब 5 की पावर 3 तो बन ही जाएगी ना बात समझ रहे हैं कोई भी कंपोजिट नंबर है आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी उसमें 2 की भी कुछ पावर आएगी 5 की भी कुछ पावर आएगी उन दोनों में जिसकी पावर कम है उतने नंबर जीरो डालेंगे मान लेते हैं ये सबका समझ में आएगा नहीं आया बताओ मान लेते हैं अगर ऐसा होता 2 की पावर 5 होती और 5 की पावर 2 होती इनको कुछ भी एक्स्ट्रा आते तो फर्क नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा आते तो फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर कितना जीरो होंगे इट हैज 2 zeros इन दोनों में से जो कम है मतलब क्या होगा ये 2 क्यूब into 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर कितना है इसको दो है ना और इसका ये क्या बनेगा ये बड़े एक्स्ट्रा आते हैं 2 into 5 की पावर 2 आगे बैठेगी मार्बल्स एक्स्ट्रा बड़े जितना मल्टीप्लाई करना करो तो फर्क नहीं पड़ेगा तो उनको यहाँ से 10 का स्क्वायर बन गया ना बेटे जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे तो समझ आए यानी कि मैं एक स्टेप पर लिख सकता हूँ
कि अगर n कोई भी कंपोजिट नंबर है इसकी 2 की पावर समथिंग आ गया, लेट्स से p आ गया और 5 की पावर 2 अगर आ गया, साथ में कुछ मल्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज़ p zeros if p is less than or equal to 2, so p zeros होंगे अगर p जो है 2 से छोटा है बराबर है, it has 2 zeros if 2 is less than or equal to p। समझ आया? कोई भी कंपोजिट नंबर है उसकी प्राइम फैक्टर एस्टिमेट 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग अगर आ गया, ठीक है ना, तो उसमें p zeros होंगे अगर p छोटा है ये बराबर है, q zeros होंगे अगर q छोटा है ये बराबर है। ठीक है बच्चों, भैया समझ आया बेटे? या नहीं? तुमको समझ में आ रहा बेटे या नहीं बताओ? बोलो बच्चों। सर आ गया समझ। ठीक है। अच्छा 4 का एंड वाला गलती से मैंने इरेज कर दिया, मुझे कुछ और बताना था उसके अंदर, गलती से 4 का एंड वाला मैंने इरेज कर दिया, उसमें दो चार बातें को पता नहीं थी। जैसे अगर मैं बोलता कि प्रूव दैट 6 n cannot ends with a digit 0 for any natural number n। जैसे 4 का n का किया था, वैसे सेम 6 का n का कर सकते हैं। बोलो बच्चों, prove that 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। यस सर। सेम लॉजिक में लिखेंगे 6 पर इसका नोट कोई नहीं लिखेंगे हम लोग 6 इक्वल टू कोई नहीं 6 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या आ जाएगा 2 into 3 होल रेज़ टू पावर n आया ना। मतलब इसकी कोई वाली बात सिंस एनी नंबर ends with the digit 0 must have 2 and 5 as its prime factorization। Any number ends with the digit 0 must have 2 and 5 as its prime factorization, but by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, or the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, the prime factors of 6 raised to n are unique। ठीक है ना बेटे? Thus there is no इतना बात है ना कितना जरूरी होता है एग्जाम बोर्ड के मैटर पर सर uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic कि any number that ends with a digit must have 2 and 5 as its prime factor। सीबीएसई में ये पेपर चेक होता है तो दो स्टेटमेंट का लिखना पॉसिबल है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which x raised to n has 5 as its prime factor। ठीक है ना बेटे? x की जितने मर्जी पावर ले जाओ उसके लिए प्राइम फैक्टर्स होंगे तो क्योंकि 2 और 3 ये रहेंगे, लाख कोशिश कर लो n की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि 6 की पावर n में 5 उसका प्राइम फैक्टर आ जाएगा। और नंबर 0 पे अगर खत्म होगा तो 10 का तो मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल का मतलब है 2 और 5 का एक एक बार तो होना कम से कम जरूरी है। मैंने कोई लिखा कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 6 raised to power n has 5 as its prime factor। thus 6 raised to power n cannot end with the digit 0
for any natural number. समझ आया बेटे ये चीजें सबको समझ में आया बेटा ये बताओ बोलो बेटे बोलो प्लीज आप लोग समझ आया बेटे यस सर। क्लियर यस कोई शिकायत बेटे L6 रेस्ट टू n के बजाय अब क्वेश्चन में 12 रेस्ट टू n आ जाता तो अब ऐसे लिखते हैं 12 को लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 12 रेस्ट टू n अब मतलब कितना होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n समझ आ रहा है क्या represents any number n to the digit 0 must have 2 and 5 as its prime factorization but by the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic the prime factors of 12 raised to power n are unique so prime factor is unique है thus there is no natural number n for which 12 raised to power n and 5 as its prime factor तभी ऐसा होगा ही नहीं thus 12 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number मजा आया क्वेश्चन 24 की पावर n आ जाए ठीक है किसी क्लबिंग की पावर n आ जाए जिसका मतलब कभी भी ये नंबर जो है 0 पे खत्म नहीं होती 0 पे नंबर तभी खत्म होगा अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है we can set a question prove that 7 and 11 and 13 plus 13 is a composite number किसे कहते हैं कंपोजिट नंबर हम ऐसे कह सकते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका कम से कम एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो तो वन एंड एक्सक्लूड के अलावा हो तो सकते हैं अगर मैं ये शो कर दूं कि इसका वन तो फैक्टर होगा ही होगा जो नंबर खुद है वो भी फैक्टर होगा अब वन एंड एक्सक्लूड के अलावा कोई भी एक नंबर अगर मैं दिखा दूं जो उसका फैक्टर है फैक्टर का मतलब एग्जैक्टली जो उसको डिवाइड करने पे ये नंबर जिसका मल्टीपल है ना तो शो करते हैं कि कंपोजिट नंबर है देखोगे ध्यान से क्या नजर आता है 13 13 कॉमन आ रहे हैं मुझे 7 into 11 into 13 plus 13 नजर आ रहा है इन दोनों में से 13 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा वहां पर 7 into 11 plus 1 100 into 77 plus 1 you want n number of magnitudes and मान लें since n has a factor 13 other than 1 and itself I am ऐसे बैठे 6 13 में प्लेस करना 28 में प्लेस करना ठीक है ना और 13 मुझे क्वेश्चन में नजर आ रहा था इससे मिलेगा उसकी 13 लिखा since n has a factor 13 समझ आ रहा है नहीं n has a factor 13 other than 1 and itself therefore n is the composite number तो मैंने अपनी n का 13 एक फैक्टर हो जाएगा इसलिए जो n जो है एक कंपोजिट नंबर है 1 और n तो इसका है ही है ये लिखना जो लिख सकते हो 13 भी है 2 भी है 6 भी है 36 आएगा ये अभी इसका फैक्टर है 6 भी फैक्टर है तो नंबर तो वही कहना ठीक है समझ आया बेटे ये क्वेश्चन बोला जाता है आपके लिए ऊपर दिया ऐसे लिख रखा होगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 prove करने के लिए कंपोजिट नंबर prove that this is a composite number बचेगा कैसे करेंगे
आर्यन कहाँ तक नोट किया आपने बेटे? सर आपके साथ ही। ये सारा हो गया था बेटे? यस सर। ये वाला सारा हो गया था बेटे? यस हटा दो ये। आपने वो नोट कर लिया बेटे? हाँ जी सर। ये हो जाएगा 5 कॉमा फैक्टर आ जाएगा। एक छोटी सी रिएक्शन दिखा दूं? एक छोटी सी रिएक्शन दिखा दूं? बोलो। एक का कैसे दिखा रहा है एक्स्ट्रा? तुम नजर आ लेते नाम सुना फैक्टोरियल का? अगर ऐसे लिखा हुआ है देखा फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। कुछ लगेगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा कभी ऐसे लिखा आ जाए ऐसे लिखा जाए दोनों बातें एक ही है। ऐसे लिखा हुआ है ठीक है बात एक ही है ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 आएगा। मजेदार बात बताऊं 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 और 2 आ गया। एक बार 5 एक बार 2 आ रहा है उसने एक बार 0 है इन पर 0 पे खत्म हो रहा है। हाँ अगर मैं 6 फैक्टोरियल के बारे में अगर बात करूं तो इसका मतलब कितना आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 720 हो गया। अगर 7 फैक्टोरियल के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कहते हो चाहो तो मैं सिर्फ लिखने के लिए 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं 7 × 6 फैक्टोरियल पता एक लिखा 7 फैक्टोरियल को चाहे कैसे लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल बोलो बच्चों चाहे तो उसको लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। ये कह सकता हूँ इन्हीं की व्याख्या तो 7 फैक्टोरियल भी तो 5 फैक्टोरियल का मल्टीपल हो गया। 7 फैक्टोरियल के अंदर को तो 5 फैक्टोरियल आ गया। ये कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सब की यूनिट डिजिट 0 होगी। हाँ 3.5 और 2 भी है बात समझ आएगी। कैसे तो 5 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे 0 पे खत्म हो रहे होंगे यानी इनकी जो यूनिट डिजिट होगी वो पक्का 0 होगी। कह सकता हूँ बता रहे 9 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे 10 फैक्टोरियल में बता रहे 10 फैक्टोरियल में एक और 10 आ गया 10 11 फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे 12 फैक्टोरियल में 13 में सर 2 पे 15 फैक्टोरियल में 3 15 में 15 फैक्टोरियल में 15 में 5 आया था 10 में भी एक 5 आया 5 पे 5 था। अगर मैं फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है 5 की जो पावर है वो तो 2 की पावर से कम होगी। मैंने क्या लिखा था कोई भी कंपोजिट नंबर जो है खत्म करने वाली बात 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है साथ में जितने मल्टीप्लाई पर आ जाए वो करने पड़ेंगे। इट हैज p 0 तो है कितना करने वाली बात p is less than equal to q जब q 0 p is less than equal to p। एक अच्छी बात वैसे सिखा दूं आउट ऑफ द फॉर्म बोलो बच्चे मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है 37 फैक्टोरियल के अंदर कितना जीरो होंगे आउट ऑफ द फॉर्म की बात कर रहा हूं 37 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर जीरो होंगे कितने पे खत्म होगा तरीका बता रहा हूं दो तरीके जैसे ब्रैकेट रेशनल का दें चलो 5 से डिवाइड करना है 5 7 35 बाकी जो बचेगा उसमें डाल दो रखने का मतलब 2 रिमाइंडर आ रहा था उसको लेना देना नहीं 5 से भी डिवाइड किया 5 अंदर 5 2 जो बचा तो उसे रहना देना नहीं और तो डिवाइड नहीं कर सकता इनको ऐड कर दो इस 37 फैक्टोरियल के अंदर 8 जीरो सम हो गया छोटा सा पार्ट। अगर मैं बोलता 100 फैक्टोरियल ये समझ आ रहा है नहीं आसान था या नहीं। अगर 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया छोटा हटा दो ताकि आप इसके इसका टर्म तक है 2 से ऐड ना करो ये 5 4 द 20
और तो रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, 5 से फर्दर तो डिवाइड कर नहीं सकता। 20 + 4 कितना होता है? 24। इट हैज 24 zeros। फैक्टोरियल देखो कितना बड़ा नंबर था, 100 फैक्टोरियल, 100 into 99 into 98 up to so on। ये नंबर ऑफ जीरोस निकालने तो इसके अंदर 24 जीरोस होंगे लास्ट में। आप कहते हो तो अगर कभी मौका लगेगा, इसका मतलब 100 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर है, इसके लास्ट में 24 जीरोस है। ये 25th डिजिट होगी वो नॉन जीरो होगी। आपको तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कैसे निकालना। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो से पता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। सेकंड नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव में क्लासेस में उसमें पावर पॉइंट पढ़ा दूंगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कैसे निकालते हैं, सेकंड नॉन जीरो डिजिट कैसे निकालते हैं, स्कूल में पढ़ा। एक्सीलेंट नहीं लिखता है, ठीक है ब्रो। समझ आया बेटे? अरे आप कार्बन केबल समझ आया बेटे? ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर लिया। नंबर जीरो वाला आदित्य ने कुछ बात पूछी थी तो मैंने चलो उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ कि कैसे भी कंपोजिट नंबर पे नंबर ऑफ जीरो को देखने हो। अगर आप लोगों ने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 2 और 5 में जिसकी पावर कम है उसको उतने जीरो हो जाते हैं। तो फैक्टोरियल में तो ऑब्वियसली 5 की पावर जो है 2 की पावर से कम होगी। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 5 की पावर जो है वो तो 2 की पावर से कम होगी ना। सिर्फ 5 की पावर देखना होगा तो काम बन जाएगा। 5 की पावर देखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ये 5 की पावर आ रही है, 5 की पावर 8 आ रही है, 2 की पावर तो डेफिनेटली 8 से बड़ी रहेगी ना। तो नंबर ऑफ जीरोस में 5 की पावर से मिल जाएंगे, जिसके नंबर ऑफ जीरोस आर 8। ठीक है, ये बता दो बच्चे। कुछ भी हल्का हल्का था आपको एक्स्ट्रा बताता चला जाऊंगा, लेकिन हल्का हल्का तो मैथमेटिक्स आपका इंप्रूव होते चलेगा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देख के मुझे 7 फैक्टोरियल याद है। चलो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बताइए। 7 फैक्टोरियल है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता था। it proves that सब आ जाए 7 फैक्टोरियल + 5 is a composite number। अगर किसी को फैक्टोरियल पता ही ना हो वो फंस जाएगा। आ सकता है ना क्वेश्चन, अगर ऐसे इसी चीज को अगर ऐसे लिख देगा, प्रूव दैट 7 फैक्टोरियल + 5 is a composite number, तो कोई भी आ सकता है। 8 फैक्टोरियल + 7, क्योंकि 8 फैक्टोरियल के 7 तो ऐसे में रहेगी। तो मैंने पूछे टेस्ट तो फिर एग्जामिनर ने बोला है तो शाम को फैक्टोरियल पता था कि ऐसे लिखो, या ऐसा लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल + 5, इसलिए मैंने इसको देख करके आपको फैक्टोरियल बड़े नोटेशन बताई। क्या होता है एग्जामिनर डिफाइन करता है कि इसको फैक्टोरियल ऐसे डिफाइन करते हैं, तो बताओ ये कैसे कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसे बता देता हूँ 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अंतर एक और एक तो बेस देता हूँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 आएगी और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। कैसे आता है कॉम्पिटिटिव क्लास में आपको समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ये बात बता मैं लेकिन। ठीक है, चलो ये इरेज कर दो सर दोनों बच्चों। और यहाँ समझ आ रहा है बेटे? नेक्स्ट चलो में हमारे पास प्रूव दैट they are infinitely many primes। Prove that there are infinitely many primes। ठीक है, मैंने बोला जो बच्चे ऑनलाइन बैठे वो आवाज नहीं निकाल रहे, फिर पता कैसे चलेगा बेटे समझ आ रहा है या नहीं है बच्चों? रिया समझ आ रहा है? है आ रहा है सर। समझ वो आ आ रहे हैं आप लोग? रिया सर Yes, आ sir. रहा है समझ। समझ आ रहा है। ठीक है बेटी। प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स, मैंने क्या बोला? दैट इज पॉसिबल देयर आर finitely many primes। मतलब इसमें मान लेते हैं देयर आर finitely many primes। दिस met prime numbers are
P1, P2, P3, P4, up to Pn minus 1 and P2. पूरे जब मान लेते हैं n प्राइम नंबर, n कुछ पे तो n can be 10, n can be 20, n can be 100. हमने चलो मान लेते P1, P2, P3 ये सब हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं. हमने चलो फाइनाइट है तो कुछ तो होंगे, n प्राइम नंबर्स मान लिए. तो let us consider a number P such that P is equal to P1 into P2 into P3 to solve Pn minus 1 into Pn plus 1. जितने प्राइम नंबर थे मैंने उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया. जितने भी प्राइम नंबर थे ना बेटी, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर आएगा उसमें 1 ऐड कर दिया. हमने जो मान लेते हैं 5 या 10 सारे प्राइम नंबर थे, तो जितने भी प्राइम नंबर्स थे मैंने उन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया. और एक नंबर ले लिया, उनके मल्टीप्लिकेशन जस्ट एक पड़ा, तो दिक्कत नहीं. ठीक है, बोलो बच्चों, ये सारे P1 का मल्टीपल है. अगर P1 का मल्टीपल है तो मतलब P1 ये सारे P1 का मल्टीपल तो नहीं होगा. मैं क्या जब P1 डज नॉट डिवाइड थी, ऐसा ना ये सारे P1 का मल्टीपल. P1 इस पूरे को डिवाइड नहीं करेगा, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा हो तो P1 इसको भी डिवाइड कर रहा होता है, इसको डिवाइड कर रहा होता है. ऐसा ना P2 डज नॉट डिवाइड P, ये सारे P2 का मल्टीपल है. यहाँ पर P2 इसको तो डिवाइड करेंगे प्लस 1 को, समझ आया? कोई शिकायत आपने? P3 does not divide P. P3 P को divide नहीं करेगा. Proceeding like this, we can say that Pn does not divide P. इस पूरे नंबर को P1 को ना तो P1 डिवाइड कर रहा है, ना P2 डिवाइड कर रहा है, ना P3 डिवाइड कर रहा है, ना Pn डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब P is itself the factor. इसके फैक्टर 1 and itself होंगे. It implies that P is also prime. Yes or no? P is also prime other than P1, P2, P3 up to solve Pn. हमने क्या बना था? प्रूव करना जरा इनफिनिटी वाली प्राइम, ये को लिखना सिलेक्टिव पॉसिबल. ये बात है नहीं, सिलेक्टिव पॉसिबल देयर इनफिनिटी वाली, तेरा इनफिनिटी वाली प्रूव. एंड देखा देयर मान लिया था इनफिनिटी वाली प्राइम. एंड तो मगर एक और हमारे को एक्स्ट्रा मिल गया ना. सर हमारे असम्पशन गलत हो. बोलो बेटे. आपने कहा था कि ये P1 P को डिवाइड नहीं करेगा, एक बार बता दोगे फिर से किस लिए? P1 का अच्छा ठीक है. ये देखो मेरे पास है 30 प्लस 15 प्लस 24. ठीक है, अगर मैं पूरे को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे नंबर को 30 प्लस 15 कितना होता है? 45. 40 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 69. 3/69 आया ना. 16 को डिवाइड कर रहा है, और 3 अगर मैंने दिया 60 प्लस 9, अगर 360 को डिवाइड करेगा तो 3 पक्का 9 को डिवाइड करेगा. यस और नो? बोलो बच्चे, मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, Yes, इसको sir. डिवाइड करेगा. आया ना? यस सर. या मैं ऐसे कहता हूँ, अगर समझने की बात होती है. अच्छा तो ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा ना. ये 30 को डिवाइड कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है, मगर 7 को डिवाइड नहीं कर रहा. तो 7 को डिवाइड करने को रिमाइंडर इस तरह से सोच सकते हो, मुझे 3 बच्चों को चॉकलेट बांटनी है. जो 3 बच्चे हैं उनको चॉकलेट बांटनी है एक एक. 3 के मल्टीपल बढ़ेंगे, 3 के मल्टीपल में 30 चॉकलेट बांट सकता हूँ, 3 के मल्टीपल में 15 चॉकलेट बांट सकता हूँ. इनको नहीं बढ़ेगी ना, एक बच्चा बन जाएगा ना.
ये चौबीस जो बांटनी है तीन की बांटनी में बांटनी है। सो मेरा ये कंसेप्ट और रिमाइंडर वाली टेक्निक है कि अगर आपको कभी भी रिमाइंडर निकालना है सभी नंबर का, ये भी डिवीजन, अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैसे कर सकते हो? इफ ये बात बोलूं मैं, d डिवाइड से ऐसे बताता हूँ, d डिवाइड 3 देन d डिवाइड से a प्लस b, ये बात बोला मैंने। d कोई भी नंबर है अगर वो a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, a जो है वो d का मल्टीपल होगा। d डिवाइड से ये समझ आ रहा है? ये दोनों तरीके से समझाओ पूरा अपना रिया, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो समझ आ रहा है। देखिए अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब a तो d का मल्टीपल होगा। जैसे 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 तो 2 का मल्टीपल होगा ना बेटे। 2 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 में तो 2 का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, a डिवाइड a का मतलब a इज द मल्टीपल ऑफ d, b डिवाइड b का मतलब क्या, b इज द मल्टीपल ऑफ d। अगर मैं a प्लस b करूंगा, ये भी d का मल्टीपल आ जाएगा, है ना? बोलो बेटे, नहीं बोला 2 डिवाइड 6, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 डिवाइड 8, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर मैं 6 का 8 करता हूँ तो क्या आया, 2 into 3 और 2 into 4, 2 का मल्टीपल हो तो 3 plus 4 आ गया, 6 plus 8 14 में तो 2 का मल्टीपल हो गया। यानी d डिवाइड से a प्लस b इसका मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब है d डिवाइड से a प्लस b, d डिवाइड से d डिवाइड b, तो d इसका सम को भी डिवाइड करेगा, लेकिन d इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। समझ आ रहा है? वही मैं कहा चाह रहा हूँ, p1 इसको डिवाइड कर रहा है, p1 इसको तो डिवाइड करना चाहिए, तभी तो p1 b को डिवाइड करेगा। p1 इज अ प्राइम नंबर, p1 इस पूरे मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, तो p1 1 को तो डिवाइड नहीं करता, तो 1 को डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके बाद इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, यानी p को भी डिवाइड नहीं करेंगे। p2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, तो p2 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो इसको मतलब p2 पूरे को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये समझ में आया? अगर मैं इसे बोलूं, ये समझ में आया? या मैं बोलूं कि d डिवाइड से d डज नॉट डिवाइड p, d a को डिवाइड कर रहा है, d p को डिवाइड नहीं कर रहा। d अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a d का मल्टीपल हो गया, d अगर b को डिवाइड नहीं कर रहा तो b d का मल्टीपल नहीं होगा, b d का मल्टीपल नहीं होगा, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो a प्लस b इसके बराबर नहीं होगा, ये तो dx के बराबर है मगर b इसके बराबर नहीं है, a प्लस b तो इसके बराबर नहीं होगा ना, a प्लस b इसके बराबर भी नहीं होगा, a प्लस b d का मल्टीपल नहीं है, a प्लस तो d a प्लस b को डिवाइड नहीं करेगा। समझ रहे? d इसको डिवाइड कर रहा है, अगर d इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो d पूरे को डिवाइड थोड़ी करेगा, p1 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा, p1 पूरे को थोड़ी डिवाइड करेगा, तो p1 डज नॉट डिवाइड p, p2 डज नॉट डिवाइड p, p3 डज नॉट डिवाइड p, तो pn डज नॉट डिवाइड p। ये तो p1 p2 p3 pn किसी से भी डिविजिबल नहीं है, पूरा पूरा नंबर जो है ना तो p1 से डिविजिबल है, ना p2 से, ना p3 से, ना pn से, उसका तो p इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। सो कोई प्राइम वेक्टर है, हमने के लिए प्राइम वेक्टर तो फाइनाइट माना था ना, हमने कहा 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, अब आपको p एक और एक्स्ट्रा मिल गया प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, मेरी क्लास में जाना पड़ेगा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, फोन आते रहेंगे, कोई बात ना, थैंक यू बेटे।